रशिया और यूक्रेन के बीच में तकरीबन 20 दिन से जो लड़ाई चल रही है वो अपने पीछे एक गाथा छोड़ रही है डिवास्टेशन की, डिस्ट्रक्शन की और डेथ की। आज तकरीबन 20 दिन लड़ाई को हो गए हैं और कोई इसका हल नहीं निकला है। अभी रशिया की अगर जहाँ तक हम बात करते हैं, उन्होंने अपनी पूरी जो माइट है वो युद्ध के अंदर अभी नहीं झोंकी है। वो सिविलियन की कैजुअलिटीज़ को कम से कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि रशिया के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं इस समय, सबसे पहले जो है रशिया का जो एम होगा वो होगा कि इनका जो रिजीम है येलेस्टिन को वहाँ से चेंज किया जाए और एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। दूसरा उनका जो एम हो सकता है वो ये है कि डोनबास रीजन के अंदर डोनेस्क और जो लुहांस्क प्रोविंस हैं उनकी वो डिक्लेरेशन कर चुके हैं एज ए सेपरेट रिपब्लिक्स, और उनका जो एरिया अभी यूक्रेन के कब्जे में है जो तकरीबन 60% है उसको वापस लिया जाए। तीसरा उनका एम हो सकता है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से मना लें कि वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। और चौथा जो एम है वो है लेजिटिमेसी ऑफ क्रीमिया जो रशिया ने 2014 में कैप्चर किया था। अगर हम इस समय प्रेजेंट युद्ध की बात करें तो इनकी जो कैपिटल है यूक्रेन की कीव और खार्किव जो इनका नंबर 2 शहर है, और इसके अलावा और भी बहुत से शहर हैं जिनके ऊपर रशिया ने मल्टी प्रॉन्ग अटैक किया हुआ है। जहाँ तक नेवल, एयर और ग्राउंड ब्लॉकेड है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट है। तो कोई भी जो मदद यूक्रेन को चाहिए होगी वो इस समय वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। यूएसए की अगर हम बात करते हैं और नेटो कंट्रीज़ की हम बात करते हैं तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रशिया को डिसुएड किया जाए और ये जो अटैक इसके ऊपर किया जा रहा है वो ज़्यादा लंबा ना खींचे, और इसके लिए उन्होंने सैंक्शन लगा दी है। और उसके अलावा वो आर्थिक और सामरिक शक्ति के हिसाब से भी उनको वेपन्स, मिसाइल्स, फ्यूल, पैसा सब यूक्रेन को दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम वार्ताओं की बात करें तो 4 राउंड जो वार्ताओं के वो अभी तक हो चुके हैं और अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। जहाँ तक यूक्रेन का नेटो को ज्वाइन करने का सवाल है, उन्होंने प्रेसिडेंट येलेस्टिन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे और वो इज़राइल में पुतिन के साथ एक मीटिंग करके इस इशू को एमिकेबली और पीसफुल तरीके से निपटाना चाहेंगे। अभी रशिया क्या लूज़ कर रहा है कि जो सैंक्शन उसके ऊपर लगी हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन और दूसरी सैंक्शन, उससे उनकी जो ऑयल और गैस की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और ये सैंक्शन को वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा और उनकी इकोनॉमी जो है वो आस्ते आस्ते खतरे में पड़ सकती है। अगर अगले 4-5 दिन में रशिया पूरी तरह से यूक्रेन के अंदर अपनी मांगें नहीं मनवा सकता है तो यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं जिस तरीके से उन्होंने आर्म्स ले रखे हैं और कुछ मर्सनरीज जो हैं या जो वेल विशर्स हैं यूक्रेन के, वो भी इस समय वहाँ पे इनकी फ़ौजों का रशिया की डट के मुकाबला कर रहे हैं। उस हालत में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो ये रशिया के लिए नुकसानदेह है और यूक्रेन के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब रशिया पूरी तरह से फटीग होके फिर वो नेगोशिएशन के लिए जाएगा और किसी तरीके से इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। जहाँ तक थर्ड वार का सवाल है, अभी वेरी अनलाइकली एट दिस मोमेंट, बट मे बी अगर चाइना इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से भुनाता है और वो ताइवान पे अटैक कर सकते हैं तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि there is all the possibility of a third world war which will be catastrophic and devastating for the whole world. Thank you. Jai Hind.